Good morning, everyone. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, general equation of a line is the third topic and the final topic of the chapter. ठीक है, अब बात करते हैं सर जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इससे पहले का काम हमने कर लिया, सारे दो एक्सरसाइजेस हमने कर ली हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज वाज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस और आई कैन से द रिवीजन ऑफ क्लास 10th। सेकंड एक्सरसाइज अभी हमने हाल ही में कन्वर्ट करी है, उसमें हमने 5 फॉर्म्स ऑफ लाइन सीखी है, राइट। 5 फॉर्म्स ऑफ लाइन, जल्दी जल्दी बोलो कौन कौन सी है। पॉइंट स्लोप। कोई भी नई चीज सीखने का सबसे अच्छा तरीका बताए क्या होता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमने क्या कर लिया है, कितना कर लिया है। उससे नई चीज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। हमको यही पता नहीं हमने अभी तक क्या किया है, तो फिर हर चीज ही नई चीज है, फिर तो कोई भी चीज पुरानी नहीं बन पाई। जब तक आप पुरानी चीज को पुरानी नहीं बनाओगे तब तक नई चीज नहीं समझ में आएगी। ओके, पॉइंट स्लोप फॉर्म आगे बोलो। 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, कई बच्चे स्मार्ट होते हैं, पिछले रिवाइज ना करते हुए भी कई पढ़ लेते हैं, तो वो अपने अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिपेंड करता है, बट फिर भी उतना तो नहीं समझ में आएगा। आपने बाहुबली फर्स्ट नहीं देखी तो सेकंड नहीं समझ में आएगा। समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। ओके, थर्ड फॉर्म बोलो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो भी दो तरीके की है। वाई इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, फोर्थ फॉर्म बोलो। टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म या सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म एंड द फाइनल एंड द लास्ट फॉर्म बोलो नॉर्मल फॉर्म, या नॉर्मल लाइन फॉर्म भी बोलते हैं। डन। और इन सबको हमने फिर फाइनली क्या किया वो भी तो बताओ। नहीं, these 5 forms, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आर फाइनली रिड्यूस्ड। अगर आपसे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछी है तो आप इन 5 फॉर्म से तो बनाओगे, लेकिन फाइनल जो आंसर दोगे वो रिड्यूस करके किस में दोगे, जनरल फॉर्म में, जो कि क्या होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यही होता था। तो ये सारा हमने लास्ट एक्सरसाइज में या लास्ट टॉपिक में कवर किया, सेकेंड एक्सरसाइज में। तो फिर सर जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन में तो हमने कन्वर्ट कर लिया ना, इन पांचों में से बनाई किसी में भी, कन्वर्ट तो अल्टीमेटली इसमें हो गई। अब तीसरी एक्सरसाइज में फिर क्या होगा, तो तीसरी एक्सरसाइज में क्या होगा, तो फर्स्ट इंप्रेशन में मैं ये बात कहूंगा कि तीसरी एक्सरसाइज में हम रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस। पिछली एक्सरसाइज में हमने इन 5 फॉर्म्स को इसमें कन्वर्ट किया था, बोलो। अभी अपन इस फॉर्म से इन 5 फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इस फॉर्म से इन 5 फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे, लाइक इसमें से पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें से 2 पॉइंट फॉर्म, इसमें से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें से टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम वैसे ही कर लेंगे, अलग से टॉपिक क्यों है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखो, चीज को समझो कि एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस क्या है, फिर एक्सरसाइज बहुत तबीयत से समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जनरल फॉर्म दे दी, लेटस से मैंने दे दी 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दे दी मैंने। और मैंने कहा कि बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, या मैंने कहा स्लोप बताओ, तो स्लोप बताने के लिए आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आपको पता है सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप इसकी शक्ल वैसी बनाने की कोशिश करोगे जैसी ये है। तो आप क्या करोगे, 3y को इधर रख के 2x माइनस 5 उधर भेजोगे, बोलो। -2x-5 हो जाएगा। और फिर 3 को भी उधर भेजोगे, तो 3 से डिवाइड कर दें तो -2/3x और -5/3 हो जाएगा। तो ये शक्ल इससे मैच हो रही है, हो रही है। अब आप क्या कह दोगे, सर ये लो हमने इसकी शक्ल वैसी बना दी ना। अब आपका स्लोप तो है -2/3, मजे करो, इस लाइन का स्लोप है -2/3, और ये लाइन वाई एक्सिस को -5/3 पे काटेगी, ये चीज भी कंफर्म है क्योंकि वाई इंटरसेप्ट आ गया -5/3। तो वो तो जनरली आपने एग्जाम्पल लिया, मैंने वैसे ही कन्वर्ट कर लिया ना, कर किया नहीं किया, जिस भी शक्ल में कन्वर्ट करना हो कर दोगे ना। फिर अगली एक्सरसाइज क्यों है, सवाल ये है कि टॉपिक क्यों है इतना बड़ा, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन अलग से क्या बात कहेगा इसमें, वो तो हम वैसे भी कर लेंगे जब हम इधर से इधर आ सकते हैं। तो जनरल कैलकुलेशन, चीजों को इधर उधर रख के उधर से इधर भी आ जाते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक इज, अभी मैंने ये इक्वेशन ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन देके आपसे स्लोप पूछी पूछी आपने क्या किया, इसको इसमें और उसको उससे कंपेयर करके स्लोप निकाला।
बट एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस इक्वेशन से डायरेक्ट स्लोप पता चल जाएगा आपको, जो कि होता है -2/3। एक्स कोऑर्डिनेट का नेगेटिव करके वाई कोऑर्डिनेट से डिवाइड करना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। समझ आया क्या क्या कहा अभी तक मैंने? मतलब वो कन्वर्ट करने का प्रोसेस भी स्किप कर दो, खा जाओ बीच में। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, -a/b। एक्स कोऑर्डिनेट का कोएफिशिएंट लो a, वाई कोऑर्डिनेट का कोएफिशिएंट लो b, उसका नेगेटिव करो, -a/b। ठीक है। इन शॉर्ट आई कैन से कि ये इक्वेशन गिवन है, इसमें से डायरेक्ट स्लोप निकालने का फॉर्मूला -a/b। डायरेक्ट वाई इंटरसेप्ट जिसको c बोलते हैं निकालने का फॉर्मूला -c/b, सॉरी -c/b। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला जिसको स्मॉल d बोलते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला -c/a। और भी दूसरी चीजें लाइक नॉर्मल की लेंथ निकालने का फॉर्मूला इसी में से पता चल जाए, नॉर्मल की लेंथ निकालने का फॉर्मूला इसी में से पता चल जाए, कुछ कन्वर्जन नहीं करना पड़े। या फिर ओमेगा भी डायरेक्ट इसी में से पता चल जाए, नॉर्मल जो है कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। यानी हर चीज इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में छुपी हुई है, वो कैप्चर करना इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक। समझ गए क्या? हर चीज इसमें छुपी हुई है विदाउट कन्वर्जन। कन्वर्ट करके तो कोई भी कर देगा, कन्वर्ट करके कोई भी, लेकिन उतना टाइम भी क्यों लगे? आपके पास ए बी सी, एक इक्वेशन के बाद ले दे के तीन ही चीज होती है बी सी। यस और नो? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 में की फॉर्म में इक्वेशन रखी हुई है, तो उसके बाद ले देगी क्या चीजें, ए बी सी, तो जो है इन तीनों में है। अब इन तीनों का कौन सा कॉम्बिनेशन स्लोप है? इन तीनों का कौन सा कॉम्बिनेशन वाई इंटरसेप्ट है? इन तीनों का कौन सा कॉम्बिनेशन एक्स इंटरसेप्ट है? इन तीनों का क्या कॉम्बिनेशन उसकी ओरिजिन से दूरी है, जिसको अपन लेंथ ऑफ नॉर्मल भी बोलते हैं। ये पता लगाना इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। समझ गए क्या? क्लियर है सारी बातें? ठीक है। प्लस साथ में दो टॉपिक और हैं, ये तो करना ही है, ये तो करना ही है कि इसमें से ये सारी चीजें पता करना। प्लस साथ में दो टॉपिक और हैं, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। दूसरा टॉपिक डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब सुनो, जब मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस तो आपने करेक्ट किया पैरेलल लाइंस। वो क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच की दूरी तो हमेशा 0 होगी। जब लाइंस इंटरसेक्ट ही हो गई, मैंने कहा कि इस लाइन और इस लाइन में क्या दूरी है, 0 दूरी है जब भिड़ गई तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी की बात की जाएगी जब भी की जाएगी। मैंने कहा दो लाइन के बीच की दूरी बताओ, तो अगर दो ही लाइन तरह की लाइंस होती है हमारे पास 11th में, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल, या तो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल। तो मैंने कहा दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच की दूरी बताओ, तो सेंसलेस है बोलना ही, 0 है सर, भिड़ गई ना। और मैंने कहा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी बताओ, उसमें फिर भी सेंस है, वो हम निकाल सकते हैं। तो दो टॉपिक कौन से हैं? एक तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये दो टॉपिक एक्स्ट्रा है इन एडिशन टू दिस जो अभी हमने डिस्कस किया। समझ गए क्या? ठीक है। वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। एक सागर है, उसमें से एक बोतल पानी निकाली, निकाला। अब ये अलग है, ये अलग है, अलग है। वापस डाला, तो वो एक बोतल ढूंढ सकते हो सागर के अंदर? टेल मी, ढूंढ सकते हो क्या? अब कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक पॉइंट है, उससे इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन बनने के बाद वो पॉइंट नहीं ढूंढ सकते? उसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट की बात कर रहे थे सर आप? सागर में तो इनफाइनाइट बोतल पानी है, उससे सागर बन गया ना। अब सागर में से वो बोतल निकाल सकते हो क्या वापस? टू पॉइंट फॉर्म में भी ये चक्कर पड़ेगा। दो पॉइंट मैंने दे दिए, उससे इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन मैंने इक्वेशन दे दी, तो वो दो पॉइंट कौन से थे? आप अलग निकालोगे, आप अलग निकालोगे, आप अलग निकालोगे, इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स ये दो बातें कहना सेंसलेस है। आप जनरल फॉर्म से केवल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही जा सकते हो, इंटरसेप्ट फॉर्म में जा सकते हो, और नॉर्मल फॉर्म में ही जा सकते हो। पॉइंट स्लोप फॉर्म में और टू पॉइंट फॉर्म में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक पॉइंट मिलेगा ही नहीं, वो दो पॉइंट वहां पे मिलेंगे ही नहीं। हाँ, स्लोप मिलेगा। इंटरसेप्ट अकेला होता है, यूनिक होता है एक लाइन का इंटरसेप्ट। जैसे वाई इंटरसेप्ट को कि वाई एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटेगी, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटेगी, तो ये दोनों यूनिक चीजें हैं। तो इससे आप इसमें जा सकते हो, लेकिन उससे आप उसमें नहीं जा सकते कि वो दो पॉइंट ये थे जिससे इक्वेशन बनी थी। ठीक है क्या? क्लियर है? देखो, एक लाइन पे सिंपल सी बात सुनो, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? जैसे मैं चार पांच मार्क करता हूँ, ए बी सी डी ई, और भी बहुत सारे हैं। अब मैंने साक्षी को दिया, साक्षी ये लो ए के कोऑर्डिनेट्स, ये लो सी के कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन बनाओ। बना दोगे आप?
फिर मैंने सौम्या को दिया, सौम्या आप लो बी और ई, आप इक्वेशन बनाओ। और फिर मैंने प्रियांशु को दिया, आप लो ए और डी, आप इक्वेशन बनाओ। सबके बाद दो दो पॉइंट है, सब अपनी अपनी इक्वेशन बनाएंगे। आप मानते हो सबकी इक्वेशन सेम बनेगी क्योंकि लाइन तो एक ही है। अब मैंने इक्वेशन दे दी, अब मैंने कहा बताओ दो पॉइंट, तो आपके अलग थे, आपके अलग थे, आपके अलग थे ना। और ऐसे में 100 बच्चे क्या, 1000 क्या, 1 करोड़ बच्चे बिठा दूं, उनके भी अलग अलग हैं, वो सब सेम इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि लाइन तो एक ही है, इनफाइनाइट पॉइंट से। तो उस लाइन में से फिर वो दो पॉइंट निकालना इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब एग्जैक्टली यूनिक 2 पॉइंट्स निकालना, आप निकाल तो लोगे लेकिन आपके अलग, आपके अलग, आपके, तो जब आंसर ही इनफाइनाइट है तो वो आंसर ही नहीं है। आंसर तो आंसर तब होता है जब वो यूनिक हो। समझ गए क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसलिए 5 फॉर्म में से वापस रिवर्स डायरेक्शन में 2 पॉइंट फॉर्म और पॉइंट स्लो फॉर्म में नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते, केवल 3 ही फॉर्म्स में जाएंगे। किस किस में बोलो? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसमें से भी नॉर्मल फॉर्म तो आपका ओमिटेड है। तो नॉर्मल फॉर्म में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, छोटा छोटा ऊपर ऊपर से बताएंगे। नॉर्मल फॉर्म तो ओमिटेड है आपके। तो इस एक्सरसाइज के अब आपके 3 4 ही टॉपिक्स बचते हैं। एक तो जनरल फॉर्म से इंटरसेप्ट, जनरल फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना, जनरल फॉर्म से टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना, दो, और दो टॉपिक डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। ये 4 टॉपिक ही आपके इस एक्सरसाइज में इस साल तो बचते हैं। लास्ट ईयर नॉर्मल फॉर्म का भी था और नॉर्मल फॉर्म ही सबसे डिफिकल्ट था, वही आपका ओमिट हो गया। पर ऊपर ऊपर से देख लेंगे क्या चीजें होती हैं, उसके क्वेश्चंस तो शायद होंगे नहीं, है ना। चलें स्टार्ट करें, फाइनल द टॉपिक। पूरा सारा ओवरव्यू क्लियर है ना, क्या कर लिया और अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। आपको जो नोट्स बनाने हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप समझ गए कि हम सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वी विल व्हाट वी विल डू, जनरल फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। स्लोप इंटरसेप्ट भी दो होती हैं, तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करूंगा और एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करूंगा। तो ये एक टॉपिक और बढ़ गया क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी दो होती है ना। तो अगेन 3 हो गए वो। अच्छा, वेयर आर आवर नोट्स? ओके, टॉपिक और भी है, सॉरी। नहीं, ये तो हो गया, एक मिनट। यही है फिर तो, सॉरी, जो बताया वही है। ठीक है, आइए इधर स्क्रीन पे ध्यान देंगे सब लोग। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस हमने कर लिया है। थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन यहाँ से। ठीक है, आइए स्क्रीन पे फोकस करिए सब लोग। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन देखो, अब रीडिंग मारो क्या क्या वो कह रहा है ना। वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। वी ऑल नो दैट, ये सब नोट करना है आपको पॉज कर करके। ठीक है, थोड़ा सा रीड आउट हम जल्दी से करते हैं ताकि मेन मुद्दे पे जल्दी आ जाए। नोट्स तो आपको बनाने हैं, सो बनाने सब कोई। एंड वी नोटिस, और हमने नोटिस क्या किया प्रीवियस सेक्शन में, पिछले एक्सरसाइज में नोटिस क्या किया कि नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी स्टार्ट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी ऑफ द 5 फॉर्म्स डिस्कस्ड बिलो। कि नीचे दिए हुए 5 फॉर्म्स में से हम किसी भी फॉर्म को उठा के इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली इसमें ही जाएंगे लैंड होगी। ये हमने नोटिस किया लास्ट एक्सरसाइज में, सबने किया। 5 फॉर्म्स में से मैं आपको स्लोप और वाई इंटरसेप्ट के नॉलेज दे दूं, आपसे इक्वेशन बनाऊं, मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं, उससे इक्वेशन बनाऊं, मैं आपको नॉर्मल फॉर्म के कंपोनेंट्स के डिटेल दे दूं और आपसे इक्वेशन बनाऊं। अल्टीमेटली आप तीनों इसी टाइप की इक्वेशन बनाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो। फर्क नहीं पड़ता आपको क्या दिया था, आपको क्या दिया था, आपको क्या दिया था, आपने स्टार्ट कहां से किया था, डजेंट मैटर, आप लैंड यही होंगे। समझ आया? तो इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। हम फाइनली वी एंड अप फॉर्मिंग, वी एंड अप, हम एंड कहां करेंगे, फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, उसकी जनरल फॉर्म में हम एंड अप करेंगे। सो इन दिस सेक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी यूजिंग द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ a line from general form to any of the forms given below, from its general form to any of the 3 forms। अब 2 फॉर्म क्यों नहीं है वो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो हम कौन कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, जनरल फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इसमें तो नॉर्मल फॉर्म इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपके इस साल से डिजाइन नहीं है, पिछले साल तो डिजाइन है, पिछले साल तो था ना नॉर्मल फॉर्म। आप चाहो तो इस साल मत पढ़ लेना, अभी देख लेते हैं। तो बेसिकली जनरल फॉर्म से हम आ भी इन तीनों में ही सकते हैं, बाकी दो में तो जा भी नहीं सकते। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट रीड आउट करते हैं चीजों को। हाँ, तो ये 5 फॉर्म्स थी बेटा, ये 5 फॉर्म्स थी इन द स्टार्टिंग। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को वाई एक्स डिवाइड बाई ए डिवाइड प्लस वाई डिवाइड बाई बी इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करना। एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को
किस में कन्वर्ट करना है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये काम हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। और इसमें क्रॉस लगा दिया, नहीं कन्वर्ट कर सकते, यहां से यहीं जा सकते हैं, वहां से वापस वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, समझ आया ना? क्योंकि यूनिकनेस क्रिएट नहीं होगी, हर आदमी अलग अलग तरीके से चला जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट। सबसे पहला काम, जनरल फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी दो तरीके की होती है, एक तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म और एक एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसे ही होती है। अब देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, बड़ी आसान से ऐसे ही समझ में आ जाएगी, बट द पॉइंट इज दैट कि फाइनल फॉर्मूला याद होना चाहिए स्लोप निकालने का। और ये कैलकुलेशन इसलिए कि लेट से भूल गए फॉर्मूला, तो आप भी ऐसे कन्वर्ट करके फॉर्मूला बना सकें। ठीक है, देखो टाइप 1 कौन सा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म से वाई इंटरसेप्ट फॉर्म यही सीखी थी, ये कन्वर्ट करना सीखेंगे। पहले हमने पिछले एक्सरसाइज में यहाँ से यहाँ कन्वर्ट किया, मतलब हमको ये एम और सी दे देते था तो हम इक्वेशन बना के उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अभी जनरल फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी, उसमें से स्लोप निकालना हो या वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो उसको अल्टीमेटली इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, है ना? ये तो समझ में आ गया ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करें, क्योंकि आपसे स्लोप पूछा गया है और वाई इंटरसेप्ट पूछा गया है, जो चीज पूछी गई है उसके कंपोनेंट से रिलेटेड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ओके, ठीक है। देखो मैंने इसको इसकी शक्ल देने की कोशिश करी, तो मैंने वाई को आइसोलेट करने की कोशिश करी, तो मैंने बी वाई सेम लिख दिया, ए एक्स इधर आ गया माइनस ए एक्स, सी इधर आ गया माइनस सी, कोई डाउट नहीं है। फिर बी को नीचे ले आया मैं, दोनों के डिवाइड करवा दिया, तो फाइनली इक्वेशन क्या बनी मेरी, y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। फाइन। अब जैसे मैंने इसको इससे कंपेयर किया, सो व्हाट आई गॉट, m इक्वल टू माइनस ए बाई बी एंड c इक्वल टू, याद रहे ये c है y इंटरसेप्ट और ये c है उसकी कांस्टेंट टर्म। ये c तो क्या है, स्मॉल c तो क्या है, y इंटरसेप्ट, आप y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है लाइन, और ये c क्या है, उसकी इक्वेशन में जो ये c होता है वो वाला c है। समझ आया क्या? तो आप एक काम करो, उसको इसको सी ना बोल के उसको वाई इंटर से बोलो, तो आप कंफ्यूजन कम होंगे, है ना? कि एक लाइन वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है ये पता करने के लिए आप माइनस सी बाय बी निकाल लो, वहीं पे काटेगी। एक इक्वेशन गिवन है, वहां से पता करना हो तो। समझ आ रहा है क्या हम क्या कर रहे हैं, वो तो पता समझ में आ रहा है क्या? बोलो। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम कर क्या रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला तो अभी मैं 5 फॉर्मूले लिखवाता हूँ, खत्म है इंट्रोडक्शन। बट हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आया तो अगली एक्सरसाइज, वो 5 फॉर्मूला देने के बाद भी अगली एक्सरसाइज का 1/4 पार्ट ही सॉल्व होगा, 3/4 नहीं होगा आपसे। और मिसलेनियस तो फिर भूल ही जाना। ठीक है, क्लियर है? तो y इक्वल टू दिस आ गया, बोलो प्रियांशु। तो इसको इससे कंपेयर किया हमने, क्या लिखा है मैंने, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द स्लोप y इंटरसेप्ट, स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट फॉर्म वाली जो इक्वेशन है उससे कंपेयर किया, जो कि ये थी y इक्वल टू mx प्लस सी थी। तो कंपेयर करते ही m की वैल्यू आ गई यहाँ से, लेट्स सी, कंपेयर करते ही m की वैल्यू आ गई ये, और स्मॉल c की वैल्यू आ गई कैपिटल C बाय माइनस ऑफ कैपिटल C बाय, m की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ गया ये, और y इंटरसेप्ट क्या आ गया बोलो, माइनस सी बाय बी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अब इतना हो गया, पहली फॉर्म कन्वर्ट, पहली फॉर्म के सारे कंपोनेंट्स पता कर लिए। अब सेकंड फॉर्म जो है वो ये वाली है, जिसमें अपन एक्स टाइप 2 में चलेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल, कुछ भी इक्वेशन बोलो सौम्या जनरल फॉर्म में। 5x, हाँ हाँ, इक्वल टू 0। साक्षी इसमें से स्लोप बताओ। ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इससे एक लाइन बनती होगी। इस इसमें से स्लोप निकालना है, इसमें स्लोप छुपा हुआ है, क्योंकि इसकी सारी बातें 5, 7 और 3 के राज में कहीं ना कहीं। स्लोप कैसे निकालेंगे बोलो, -5/7। वेरी गुड। प्रियांशु इसमें से वाई इंटरसेप्ट बताओ, -3/5। समझ में आया क्या? बोलो। -3/5 नहीं, गलत कह रहा है, -3/7। -3/7। ठीक है, समझ आया? तो है नहीं इंटरेस्टिंग चीज कि इक्वेशन देख के स्लोप बता दिया, कोई थीटा वीटा कुछ नहीं। और इक्वेशन देखते, अब सपोज करो आपको है ना इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन को ड्रॉ करना है, किसी भी कारण से आपको इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आपको ये तो पता चल गया वाई एक्सिस को कहाँ काटेगी, पता चला ना? तो वाई एक्सिस को कहाँ काटेगी, वहां से बहुत बड़ा हिंट मिला। हम बचपन वाले तरीके 2 पॉइंट निकालते थे, 3 पॉइंट निकालते थे, कनेक्ट करते थे, उनसे तो छुटकारा मिला। हमको ये पता चल गया वाई एक्सिस को वो कहाँ काटेगी। और अभी ये भी पता चल जाएगा नीचे के एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी। अब दोनों ही पता चल जाएगी, वाई एक्सिस को कहाँ काटेगी, एक्सिस को, उनको कनेक्ट करके लाइन बन गई ना, बनी कि नहीं बनी? ओके।
अभी वैसे तो नीचे वाला टॉपिक है, पर मैं आपको बता दूं, इसमें से एक्स इंटरसेप्ट पता है क्या निकलेगा? वाई इंटरसेप्ट क्या निकाला था आपने? -3/7। तो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा -3/5। इन्हीं तीनों का तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब बता देता हूँ कैसे। -c/a होता है एक्स इंटरसेप्ट। चले, चलो अब आपको एक्स इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमको इसको इसकी शक्ल देनी है। तो पहले तो मैं सेम वैसी शक्ल दे देता हूँ जैसे ऊपर दी है। मैं वाई को आइसोलेट करना है, उसमें भी और उसमें भी मैंने वाई को आइसोलेट कर दिया। तो आप ध्यान दें, ऊपर हमने इसको ये वाली शक्ल में कन्वर्ट किया था, अभी ऊपर जस्ट ऊपर हमने इसको इस वाली शक्ल में कन्वर्ट किया था। टेल मी, किया था? अब इससे थोड़ा सा चीज कॉमन लेते हैं, उसमें एक चीज कॉमन आ रही है, तो हम भी इनमें से जो चीज कॉमन आ रही है ले लेते हैं। तो इनमें से आप ध्यान से देखो, -a/b कॉमन आ रहा है। -a/b कॉमन आ रहा है। वैसे तो -1/b कॉमन आ रहा है, लेकिन -a भी कॉमन लो। -a कॉमन लेंगे तो कोई बात नहीं, अंदर वाली चीज a से डिवाइड हो जाएगी। जो हम चीज कॉमन लेते हैं अंदर वाली चीज उससे डिवाइड हो जाती है ना। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है क्या साक्षी? चलो ऐसे भी कर सकते हो कि चलो पहले -a/b लो, फिर a से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। -1/b कॉमन लो, चलो -1/b कॉमन लिया मैंने, तो क्या बचा अंदर? बोलो x, बोलो आगे, प्लस -1/b कॉमन लिया तो क्या बचा? c। नहीं, माइनस ले लिया ना कॉमन, डन। -1/b। अब आपको वो वाली शक्ल देनी है तो उसमें तो माइनस है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? x, -1/b कॉमन लिया था तो फिर ax बचा ना, a भी तो अंदर ही बचा, बोलो। तो उसको वाली शक्ल देनी है, तो a x। अच्छा, अब उससे पहले a को बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि उधर बाहर कॉमन लेने के बाद अंदर x के कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, तो a को बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली -a/b कॉमन आएगा। अब x अंदर अकेला बच गया, उससे वो डिवाइड हो जाएगा, फाइन। अब क्या करेंगे? प्लस को स्प्लिट कर देंगे माइनस माइनस, क्यों? क्योंकि उसमें माइनस है, उसमें माइनस है। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? -c/a। समझ आया? ठीक है। सो वो पिछली वाली फॉर्म अब ये वाली फॉर्म बन चुकी है, कौन सी? -a/b कॉमन x -c/a। इसमें से ये तो स्लोप था कल भी और आज भी, देखो स्लोप तो सेम ही होगा ना एक लाइन का। याद करो, पिछली वाली फॉर्म से भी स्लोप -a/b था या नहीं था? बताओ। था। इस वाली फॉर्म से भी स्लोप वही है। पिछली वाली फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रही थी अबाउट वाई इंटरसेप्ट, इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट एक्स इंटरसेप्ट। समझ आया? इसको इससे कंपेयर करने से पता चला। ठीक है ना बच्चों, समझ आ रहा है? नेक्स्ट, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्लोप के साथ एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, वी विल गेट m तो वही सेम -a/b, और d मिल गया मुझे फाइनली, जिसको अपन दूसरे शब्दों में एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं -c/a। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से फाइनली आपको दोनों फॉर्म्स को अगर जोड़ दें, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म और एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, तो एक इक्वेशन से आपको तीन चीजें तो पता करने का तरीका मिल गया: स्लोप, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। यस और नो? एक ही इक्वेशन से, मतलब सेम इक्वेशन से आप एक ही साथ में, है ना, कुछ इधर उधर नहीं जाना, उसी के कंपोनेंट्स को कंपेयर करके आप क्या पता कर सकते हो? स्लोप पता कर सकते हो, वाई इंटरसेप्ट पता कर सकते हो, और एक्स इंटरसेप्ट पता कर सकते हो। कैसे? फटाफट से एक बार रिवाइज करो। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले तो स्लोप पता करने का तरीका है -a/b। स्लोप पता करने का तरीका -a/b। ये तो ये हमारा स्लोप, जिसको अपन m से डिनोट कराते हैं। ठीक है। फिर y इंटरसेप्ट पता करना है तो y से डिवाइड कराओ, और x इंटरसेप्ट पता करना है तो x से डिवाइड कराओ, सिंपल सा लॉजिक। और किसको डिवाइड कराओ? c को, और नेगेटिव तो सारे ही हो रहे हैं। तो y इंटरसेप्ट पता करने के लिए -c/b, और x इंटरसेप्ट पता करने के लिए -c/a होगा। y इंटरसेप्ट को हम स्मॉल c से डिनोट कराते हैं, जो कि हो जाएगा -c/b, और x इंटरसेप्ट को अपन स्मॉल d से डिनोट कराते हैं, जो कि हो जाएगा -c/a। तो अभी तक जो हमने किया उससे हमको ये रिजल्ट्स मिले हैं। बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो। अब एक इक्वेशन में न्यूमेरिक फॉर्म में दे दूं, एबीसी की न्यूमेरिक वैल्यू दे दूं, तो आप न्यूमेरिक फॉर्म में एम सी और डी निकाल लेंगे। यस और नो? ठीक है। एक एग्जांपल ले लें, लगे याद? चलो, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं देता हूं एग्जांपल। 2x प्लस वाई -6 = 0। तीन बच्चे हैं यहाँ पे हमारे पास, और तीन ही कंपोनेंट्स हैं, एक एक बता दो। सबसे पहले तो सौम्या, स्लोप बताइए यहाँ से। -2, सही बोला क्या? -2/1 करेंगे। ठीक है। अब आप बताइए एक्स इंटरसेप्ट, जिसको हम डी बोलते हैं। हाँ, क्या निकलेगा? 3 -6/2।
माइनस ऑफ -6/2 है ना, माइनस ऑलरेडी माइनस एक बार और माइनस करेंगे तो +6 हो जाएगा, तो 6/2 इज 3। ओके, बची हुई चीज आप बताइए, वाई इंटरसेप्ट -6 वेरी गुड। तीन चीजें पता चल गई। अब सपोज करो किसी ने कहा इसको, हाँ +6 अभी ठीक है। हाँ, अब मैंने कहा कि इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन से बनने वाली लाइन को ड्रॉ करें। पता है क्या करेंगे आप? सबसे बड़ा हथियार है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। भैया वाई को 6 पे काट रही है, 1 2 3 4 5 6, एक्स को 3 पे काट रही है, 1 2 3, बनाओ लाइन। कहाँ 2 पॉइंट ढूंढने में लगते थे अपन क्लास 10th में। हालांकि क्वेश्चन नहीं है इसमें कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो, बट आगे काम आएंगे, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी 3D के अंदर, जब आपको एक लाइन को बनाना पड़ेगा, ग्राफ में बनाना पड़ेगा। तो अगर आप वो 2 पॉइंट की मदद से, 3 पॉइंट की मदद से बनाने बैठोगे तो मेन मुद्दे से ही भटक जाओगे, जो चीज आपको निकालनी है। तो ऐसे बनाएंगे हम आगे से, और कल को स्लोप भी काम आएगा, अभी हाल फिलहाल तो स्लोप काम नहीं आ रहा। समझ आया? और देखो एक और चीज, हर चीज को एनालाइज करो। स्लोप नेगेटिव होगा नहीं होगा, ऑब्ट्यूज एंगल है, आ रहा है नेगेटिव, हर चीज जस्टिफाई होगी। समझ रहे हो? जब स्लोप नेगेटिव होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, बना रही है कि नहीं बना रही? बना रही है। चलें आगे। चलो तो सेकंड फॉर्म में हम चलते हैं, टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म, वो करीब करीब सेम इसकी तरह ही है। टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में अभी मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं, बट ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में हमको क्या पता चलेगा? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, वो तो अभी पता चल गया। चला नहीं चला? अभी आपको पता है ना, एक्स इंटरसेप्ट -c/a होता है, और वाई इंटरसेप्ट -c/b होता है। वही निकलेंगे, ए और बी की वैल्यू, नाम बदल जाएंगे। पिछली वाली फॉर्म में इसका नाम डी है और इसका नाम सी है, ये सुनो, वाई इंटरसेप्ट सी है, एक्स इंटरसेप्ट डी है, अब इसका नाम ए और बी है। आंसर तो वही आना है, इक्वेशन के फॉर्म तो वही है ना, x + by + c, जिससे कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करके बस बता देते हैं मैं आपको। तो देखो हम क्या करेंगे, हमको इसको फाइनली इसमें कन्वर्ट करना है। उस पर्पज से मैं क्या करूंगा, इसमें कांस्टेंट टर्म आरएचएस में है, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में भेजेंगे। पहला काम भेज दिया। अब कांस्टेंट टर्म को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए -c से डिवाइड करा दूं पूरी इक्वेशन को। तो पूरी इक्वेशन को जैसे मैं -c से डिवाइड कराऊंगा तो क्या आएगा, a/-c, b/-c और -c/-c। तो ये लो साहब, आपकी आरएचएस तो मैच हो गई पूरी 1 से। अब इसमें आपको ऊपर अकेला एक्स रखना है, तो आप ए को इसके नीचे ले जाओगे और इधर बी को इसके नीचे ले जाओगे। तो टेल मी, जैसे आप लेके जाओगे तो x डिवाइडेड बाय -c/a और y डिवाइडेड बाय -c/b इक्वल टू 1 बना। और आपकी क्या थी इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, यही थी। सो यू कैन क्लियरली सी, आज की तारीख में भी एक्स इंटरसेप्ट वही निकला था जो पिछली फॉर्म से निकला, और आज की तारीख में भी वाई इंटरसेप्ट वही निकला जो पिछली फॉर्म से निकला। तो ये हालांकि अलग से फॉर्म है मेरे पास, लेकिन इस फॉर्म का ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, पिछली फॉर्म से ही हम तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना सीख गए। अब करना क्या है सर, उससे निकालेंगे इससे। तो देखो, अगर स्लोप के साथ वाई या एक्स इंटरसेप्ट का कॉम्बिनेशन पूछा गया है, ये जानना है आपको, तो ऊपर वाली फॉर्म से कन्वर्ट करो। और अगर आपको स्लोप से मतलब नहीं, आपको तो दोनों इंटरसेप्ट से मतलब है, तो इस फॉर्म से कन्वर्ट करो, इसमें डायरेक्टली आपको दोनों मिल जाएंगे। ये करना है आपको, ओके ना? ठीक है। इसको कंपेयर करते ही हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, जो पिछले फॉर्म में डी और सी थे वो अब ए और बी है। कंपेयरिंग दिस विथ दिस इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू है। ठीक है। सो ए क्या था हमारा, एक्स इंटरसेप्ट। ए क्या था हमारा, एक्स इंटरसेप्ट, जो कि -c/a निकला, और बी क्या था हमारा, वाई इंटरसेप्ट, जो कि ये निकला। और पिछली फॉर्म से भी जो था, ये क्या था, डी था, और ये क्या था, सी था। सेम ही निकला था कि नहीं निकला था, बस आप ये मैप करो, -c/b निकला था और वो -c/a ही निकला था, निकला था ना? चले, तो ये दो फॉर्म्स कवर हो गई हमारी। बताओ यहां तक कोई डाउट? बोलो। अब जनरल फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म, सबसे भयानक। ठीक है। ax + by + c = 0, तो हमारे पास जनरल फॉर्म गिवन है, उसको मुझे शक्ल बनानी है, x cos ओमेगा y sin ओमेगा = p। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमको मिलेगा क्या? इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमको अल्टीमेटली cos ओमेगा sin ओमेगा और p की वैल्यू मिलेगी। ये सुनो, जैसे इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट मिलता था, उसको टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद मुझे टोटल दोनों इंटरसेप्ट्स मिलते थे, तो उसको इसमें कन्वर्ट करने के बाद इसी इक्वेशन से आप पी निकाल सकते हो, इसी इक्वेशन से आप कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा निकाल सकते हो। यही तो मिलेगा मुझे, जहां पे पी क्या होगा, इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर दूरी, जो लाइन गिवन है,
और cos ओमेगा sin ओमेगा क्या होगा, वो जो परपेंडिकुलर दूरी आपने बनाई जिसको नॉर्मल बोलते हो, उसका पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल का cos और sin, ये मिलेगा आपको। समझ आया? अब बनाए कैसे, कन्वर्ट कैसे करें, तो देखो सिंपल सा थोड़ा सा शॉर्ट में समझाते हैं आपको। देखो इधर स्क्रीन पे, देखो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको इससे कंपेयर करने के लिहाज से मैंने क्या करा, पी को इधर बुला लिया तो माइनस पी हो गया। बोलो, अब इसको इससे कंपेयर करूं। अब मुझे बताओ एक ही लाइन की अगर दो इक्वेशंस गिवन है, एक तो ये, एक ये सेम ही लाइन है, मतलब मुझे तो सेम ही चीज माननी है ना इनको, ये लाइन दोनों सेम है, तो क्या आप यहां से ऐसे कह सकते हैं क्या कि ए की वैल्यू तो कॉस ओमेगा, बी की वैल्यू साइन ओमेगा और सी की वैल्यू माइनस बी, क्या आप ऐसे कह सकते हैं? यस और नो? यस सर। बोल यस और नो, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं? अब क्यों बदल गया आंसर, नीचे का दिख गया कुछ? बोल सकते हैं। तो पहले इस बात पे ध्यान देते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। मुझे एक चीज बताना सौम्या, मैंने एक इक्वेशन बोलो, टेल मी एनी इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बोलो जो आपको पसंद आ रही है। इक्वल टू, एक इक्वेशन और बना रहा हूँ मैं, मेरी एक आपकी पसंद की तो एक मेरी पसंद, 6x + 4y -10 = 0। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन की हैं या नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे, एग्जैक्ट सेम लाइन की है या नहीं है, ये दो अलग अलग लाइंस की, कैसे पता चला आपको? उसका जस्ट डबल है, तो कोइंसिडेंट लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस आर वन एंड द सेम लाइंस। तो अगर ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन की हैं, तो फिर 3 की वैल्यू तो 6 होनी चाहिए थी एज पर यो, और 2 की वैल्यू 4 होनी चाहिए थी, और -5 की वैल्यू -10 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं होती। 3 की वैल्यू 6 थोड़ा ना होती है कभी, 3 की वैल्यू तो 3 होती है ना। तो अगर दो लाइंस की इक्वेशन, एक ही लाइन की दो इक्वेशंस गिवन है तो 1 to 1 कंपेयर करें और वो दोनों इक्वल हो, ऐसे एक्सपेक्टेशन मत करो। पर हाँ, ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो सेम आएगा। ये दोनों सेम नहीं आएंगे, पर इनका रेशियो सेम आएगा। सो वहां पे चलो वापस, तो वहां से अपन क्या कह सकते, देखो ऑल दो ये हमारे कोर्स में नहीं है, ऑल दो सर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकते थे, ये सारी बातें डिस्कस करने से बहुत सारी बातें क्लियर होती है। अब जैसे आज तक आप यही मानते कि अगर दो लाइन दो इक्वेशंस गिवन है तो आप उनको सेम कर देते, तो डेरिवेशन के अंदर भी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं जो हमको पता होनी चाहिए, है ना? ठीक है। सो क्या कर दूंगा मैं, a डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा का रेशियो, b डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा का रेशियो, और c डिवाइडेड बाय -p का रेशियो सेम कर दूंगा। समझ आया? बोलो। ये मैंने रेशियो सेम कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मुझे ये मिल गया, मिल गया। नाउ व्हाट, आपको कॉस ओमेगा साइन ओमेगा और पी चाहिए ए बी सी की फॉर्म में। ऊपर आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप निकाला एबीसी की फॉर्म में, वाई इंटरसेप्ट निकाला एबीसी की फॉर्म में, और एक्स इंटरसेप्ट निकाला एबीसी की फॉर्म में। तो अब आपको कॉस ओमेगा साइन ओमेगा और पी चाहिए ए बी सी की फॉर्म में, यही चाहिए। तो पहले आप कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा निकालो। तो यहां से अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, तो कॉस ओमेगा निकलेगा, बोलो क्या निकलेगा, यही निकलेगा, चेक करो, -p × a/c, यही निकलेगा। और यहां से इसको इससे कंपेयर करो, तो साइन ओमेगा क्या निकलेगा, -p × b/c। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, बोलो। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, कॉस ओमेगा की वैल्यू ए बी सी और ए बी और सी में चाहिए, पी में थोड़ा ना चाहिए। पी तो वो तीसरा कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू उल्टा मुझे पता करनी है, तो इसमें ये पी तंग कर रहा है दोनों में, तो इस पी को एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको और इसको जोड़ के स्क्वायर करके जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा 1 होता है नहीं होता है। तो वहां से पी की वैल्यू आ जाएगी एबीसी की फॉर्म में, और जैसे पी की वैल्यू एबीसी की फॉर्म में आ जाएगी उसको वापस यहाँ रख देंगे, तो कोस ओमेगा और साइन ओमेगा की वैल्यू भी एबीसी की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलो करते हैं। तो इसका स्क्वायर करके जोड़ दूं मैं दोनों इक्वेशन, इसको भी एक एक इक्वेशन मान लूं, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो कोस स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा, एलएचएस प्लस एलएचएस, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ दिया, आरएचएस और आरएचएस स्क्वायर कर ही दोगे आप, इसका स्क्वायर ये होगा, इसका स्क्वायर ये होगा, इसका। अब ये तो 1 हो गया, यहाँ पे केवल पी बचा। तो यहां से अगर मैं इसको 1 रख दूं, तो पी की वैल्यू एबीसी की फॉर्म में आ जाएगी, और पी की वैल्यू एबीसी की फॉर्म में वापस अगर मैं उधर पुटअप कर दूं, तो cos ओमेगा और साइन ओमेगा की वैल्यू भी एबीसी की फॉर्म में आ जाएगी। आ जाएगी ना? नहीं आई?
चलो नीचे आएगी अभी देखना। कोस स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 1। यहां से देखो क्या किया, पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर बचा। तो क्या हुआ, पी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए सी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर में बना और ये डिनोमिनेटर में बना। तो पी की वैल्यू बताओ, स्क्वायर हटा रूट लगा, तो रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन नीचे तो रूट कायम रहेगा। और जब अपन रूट करते हैं तो ऑब्वियसली आंसर प्लस और माइनस में आता है। तो P की वैल्यू यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ए बी सी की फॉर्म में निकल चुका है, प्लस और माइनस सी डिवाइड। अभी आगे चल के हम फिर एक और चीज करेंगे, इसमें से माइनस हटा देंगे क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। पर एक बार के लिए तो P की वैल्यू क्या आ गई, प्लस और माइनस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बोलो। अब इसको, इस P की वैल्यू को वापस cos ओमेगा की वैल्यू में और sin ओमेगा की वैल्यू में पुटअप करें तो वहां से अपने को cos ओमेगा और sin ओमेगा की भी वैल्यू ए बी सी की फॉर्म में आ जाएगी। ये P की वैल्यू है ए बी सी की फॉर्म में, ठीक है। ये P की वैल्यू है किसकी फॉर्म में, एबीसी की फॉर्म में। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ P इन द वैल्यूज ऑफ कोस ओमेगा एंड साइन ओमेगा। सो कोस ओमेगा हमारा याद करो माइनस ए पी बाय सी था और ये माइनस बी पी बाय सी था। तो P की वैल्यू मैंने वो जो ऊपर आई है पुटअप कर दी, P की वैल्यू जो मैंने ऊपर आई है पुटअप कर दी। तो देखो क्या हुआ, इधर देखो C से C तो गया, C से C तो गया, माइनस को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन प्लस माइनस, ए डिवाइडेड बाई दिस, माइनस को प्लस माइनस से डिवाइड करेंगे, सी तो कट चुका है, माइनस को प्लस माइनस से डिवाइड करेंगे अगेन प्लस माइनस, और नीचे डिवाइडेड बाई। तो ये तीन वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा प्लस और माइनस सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस ओमेगा की वैल्यू होगी प्लस और माइनस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन ओमेगा की वैल्यू होगी प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन शॉर्ट सारी बातों को अगर अपन वाइंड अप करें, ठीक है, सारी बातों, अच्छा इसमें देखो लेंथ जो पी हमने निकाली थी प्लस और माइनस, उसका हम मॉडुलस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे मॉडुलस, कब लगाते हैं, जब आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव और पी वहां पे लेंथ है। कोस ओमेगा और साइन ओमेगा प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं। इसका इसका डिसीजन लेना पड़ेगा ये देखकर कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव, कोस और साइन। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों नेगेटिव, और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। तो आपको इक्वेशन में से देखना पड़ेगा कि दोनों कोऑर्डिनेट्स में से कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, एक्स और वाई में से। वहां से डिसीजन आएगा कि इनको प्लस या माइनस लेना है या इनको प्लस या माइनस, ये चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस माइनस। लेकिन वो हर हाल में मॉडुलस लेके अपन इसको पॉजिटिव कर देंगे। तो इन शॉर्ट सारी बातों को अगर अपन देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, the values of omega decides whether the values of cos omega and sin omega will be positive or negative। cos omega और sin omega की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव क्वेश्चन के अंदर गिवन में वो डिसाइड करेगा कि ओमेगा आपको यहाँ पे प्लस लेना है कि माइनस लेना है, मतलब क्वाड्रेंट से डिसाइड होगा वो। एक्चुअल ये वाला पार्ट क्वेश्चन करने से ही समझ आएगा, जो ये लास्ट वाला पार्ट था ये एक्चुअल कब आएगा, जब अपन एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे। तो इन शॉर्ट सारी बातों को मद्देनजर रखें तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल फॉर्म कन्वर्जन खत्म होती है। नॉर्मल फॉर्म कन्वर्जन से हम फाइनली किस डिसीजन पे आते हैं, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट देखिए, हम इस डिसीजन पे आते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में गिवन है बोलो, और मुझे यहां से कॉस ओमेगा साइन ओमेगा और पी निकालना है। सो व्हाट आई विल डू, सबके नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, बोलो है, बोलो है ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है। इधर ए, इधर बी, इधर सी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उनको तो छेड़ना नहीं हो तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, लेकिन इधर मॉडुलस लगना कंपलसरी क्योंकि पी कैन नॉट बी नेगेटिव। इधर ए इधर बी, क्यों, क्योंकि कोस ओमे ए के साथ कोस ओमेगा होता था तो इसलिए इधर ए, बी के साथ साइन ओमेगा होता था तो इधर बी, और सी के साथ पी होता था तो इधर सी। भाई जब आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या बनता था, ये इक्वेशन कैसी होती थी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी या माइनस पी इक्वल टू 0, ऐसे ही तो होती थी। तो ए से कॉस ओमेगा कंपेयर हुआ, बी से साइन ओमेगा कंपेयर हुआ, सी से पी, तो उसी फॉर्म में कॉस ओमेगा साइन ओमेगा पी की वैल्यू भी ए बी सी की फॉर्म में आ रही है, और नीचे फिक्स है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आया, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा ये चीजें कमी बच्चे पूछेंगे, आप कमी लोग पूछेंगे, लेकिन ये चीज तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये लाइन ओरिजिन से कितनी दूर है। मैं इक्वेशन देता हूँ, 3x माइनस 10 प्लस 5 इक्वल टू 0। मेरा क्वेश्चन है ये लाइन ओरिजिन से कितनी दूर है। ये तो एक जनरल क्वेश्चन आप मानते हो बन सकता है,
हाँ, ये नहीं बन सकता कि इसको जो नॉर्मल होगी वो ओमेगा एंगल बनाएगी, उसका कोस बताओ क्या है, और ये जो इक्वेशन होगी, ये जो लाइन होगी, इसकी जो नॉर्मल लाइन होगी वो जो ओमेगा एंगल बनाएगी उसका साइन बताओ क्या है। मानता हूं कि ये दोनों नहीं बनेंगे, बिकॉज ये फॉर्म वैसे तो बनता है लेकिन आउट ऑफ द कोर्स है, उस सेंस से कह रहा हूँ। लेकिन ये तो एक जनरल क्वेश्चन हो गया कि इस लाइन की, लाइन जैसे भी बने, इसकी नॉर्मल से दूरी बताओ। तो किसी भी लाइन की नॉर्मल से दूरी पी होती है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल ही तो होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होती है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल ही होती है। सो पी कैसे निकालोगे बोलो, प्लस और माइनस क्यों, पॉजिटिव तो लोगे हमेशा, पी तो पॉजिटिव ही लोगे। सी, सी वैसे भी पॉजिटिव है और वैसे ही पॉजिटिव लोगे। 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। सो आप कैलकुलेट कर लो, 5/√109 यूनिट्स। इतनी दूर है ये ओरिजिन से, कितना जल्दी निकाल पाए। तो सिग्निफिकेंस हर चीज का है, चाहे कोर्स में हो या नहीं। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि डेरिवेशन पार्ट पे भी ना जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद ही रखना बेटा, cos ओमेगा इक्वल टू प्लस और माइनस a/√a² प्लस b², sin ओमेगा इक्वल टू b/√a², और लेंथ ऑफ द नॉर्मल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, p, जिसको अपन लेंथ ऑफ द नॉर्मल कहते हैं, जिसको अपन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कहते हैं, वो क्या होगा, c डिवाइडेड बाय मॉडुलस c डिवाइडेड बाय। ठीक है, डन। अब लास्ट के दो टॉपिक्स वेरी इजी। आपको एक पॉइंट से आपको एक लाइन की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, देखो, एक पॉइंट से पॉइंट की दूरी तो यूनिक होती है, ऐसे जितनी होगी उतनी होगी। लेकिन एक लाइन से एक पॉइंट की दूरी यूनिक नहीं होती है। जैसे ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो मैं प्रियांशु को बोलूंगा कितनी दूर है, तो प्रियांशु इस एंगल पे नाप लेगा, सर इतनी दूर है। साक्षी इस एंगल पे भी नाप लेगी, सौम्या इस एंगल पे भी नाप लेगी। कोई विरला बच्चा ही होगा जो ऐसे नापेगा। मतलब क्या होता है कि जब आपको कुछ ना गिवन हो तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट बिटवीन ए लाइन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कुछ ना गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप देखो इन सबसे शॉर्टेस्ट है या नहीं है। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की परपेंडिकुलर दूरी उन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी होगी। तो आपको कुछ ना गिवन है, आपको सिंपली कह दिया डिस्टेंस निकालो, तो आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी गई है या फिर आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई है बाय डिफॉल्ट। ओके, सो इस फॉर्म अभी जो फॉर्मूला बनेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का बनेगा। ऐसे तो इनफाइनाइट दूरियां बन सकती हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल पे। तो अगर आपको स्पेसिफिकली कह दे कि उस पॉइंट से इस लाइन की 60 डिग्री पे जो इंक्लाइंड होगी वो दूरी बताओ, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो हमारे नेक्स्ट ईयर का पार्ट है। अभी इस साल कुछ भी नहीं कहेगा ऐसे 60 डिग्री पे इंक्लाइन, 80 डिग्री पे इंक्लाइन, अभी तो कहेगा दूरी निकालो, दूरी मतलब 90 डिग्री पे इंक्लाइन, दैट मीन्स परपेंडिकुलर दूरी। ओके, सिंपल सी बात है, मैं एक पॉइंट हूँ, सामने दीवार एक लाइन है, मुझे इस दीवार को छूना है, तो मैं ऐसे टेढ़ा जाके क्यों छूंगा, मैं सीधा जाऊंगा ना, जाऊंगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन। ओके, अब निकालेंगे कैसे, मुद्दा ये है कि निकालेंगे कैसे। तो इधर आइए, इस फिगर पे गौर फरमाइए। ये तो एक लाइन है एल, ये लाइन क्या है, एल। इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे गिवन होगी आपको, और ये पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। भाई, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी निकालने के लिए लाइन और पॉइंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन एक ही होती है, उसकी इक्वेशन, उसकी इक्वेशन। पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स। सो पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 गिवन होंगे, लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में x + by + c = 0 गिवन होगी। इन दो बातों को इस्तेमाल करते हुए इसके बीच की परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है, ये मुद्दा है। आप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर दूरी ये होगी, ये होगी ना। तो अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, पी क्यू। क्या निकालना है अल्टीमेटली मुझे, पी क्यू। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन से आप इसका एक्स को, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। पिछले फॉर्म मतलब उसमें पोर्शन में अपन निकाल के आए, क्या ये एक्स इंटरसेप्ट होता है -c/a, और ये वाई इंटरसेप्ट होता है -c/b होता है। और इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे कहाँ टकरा रही है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स में पता कर सकता हूँ। कर लिया मैंने पता, इक्वेशन को देखकर, इक्वेशन x + by + c थी, उसको देखकर मैंने पता कर लिया। अब आप ध्यान से देखो तो इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल, यस और नो। और हमने क्लास 10th में कवर किया था कि एक ट्राइंगल के अगर तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो उसकी अल्टीट्यूड यानी हाइट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, याद है। एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो उसकी हाइट, अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड ये और ये हाइट ही तो हमारा फाइनल टारगेट है। अपने को डिस्टेंस पी क्यू निकालनी है ना, पी से परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है, तो ये डिस्टेंस पी क्यू, तो लेंथ ऑफ पी क्यू तो निकालनी है, ये तो हमारा फाइनल टारगेट है इस टॉपिक का। टॉपिक तो पढ़ लिया ना आपने, परपेंडिकुलर ऑब्लिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन।
तो पॉइंट है ये, लाइन है ये, बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ मान लेंगे। तो डिस्टेंस PQ निकालना आपका टास्क है। तो आप इस क्वेश्चन को 10th के क्वेश्चन से कंपेयर करो कि एक ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तीनों वर्टिसेस के 6 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उसकी किसी भी एक लाइन पर फॉल होने वाले अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर को कैसे निकाल, क्यू का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा? इज दिस पॉसिबल टू फाइंड द क्यू का कोऑर्डिनेट्स? क्यू इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ SR, इट इज नॉट द मीडियन, है ना? तो इफ इट वुड हैव बीन द मीडियन, देन क्यू का कोऑर्डिनेट्स इसका हाफ हो जाता, हाफ हो जाता तो निकल जाता, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फॉर्मूला से निकाले। बट क्यू का कोऑर्डिनेट्स यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं है, अनटिल अनलेस को रेशियो या कुछ नहीं गिवन है। नेक्स्ट, 10th में निकाला है हमने, मतलब RBSC वालों ने तो एटलीस्ट निकाला है, जिनके कोर्स में था एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपके तो कोर्स में नहीं था। 3 वर्टिसेस गिवन है, मतलब 6 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसको इस्तेमाल करके इसका एरिया निकाल लो हीरोन्स फॉर्मूला से। ओ सॉरी, नॉट हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला से। याद है, 1/2 मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 y1, इस तरीके से निकाल लिया। अब दोबारा एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और उसको इक्वेट कर दो तो ये हाइट की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया? अब ये पूरा डेरिवेशन थोड़ा सा भयानक सा है ना? अपने को तो फाइनल फॉर्मूले पे जाना है, तो थोड़ा क्विक चलेंगे पर उस डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, क्या करेंगे? लेट द इक्वेशन, इधर ध्यान दो, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज दिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज दिस, PQ परपेंडिकुलर टू लाइन एल है। वहां से हम सबसे पहले R और S के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, यानी कि X इंटरसेप्ट और Y इंटरसेप्ट निकालेंगे, राइट? Let the line intersects the x-axis and y-axis at the points R and S. So the coordinates of R and S are this and this. निकाल लिए, coordinates निकल गए। Now let's find the area of triangle PQR. Area of triangle PQR फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था, याद करो, हाफ इंटू x1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होता था, y2 माइनस y3, यही होता था। तो जब आप y2 माइनस y3 करेंगे, तो आपने P को तो ले लिया पहला पॉइंट, R को ले लिया दूसरा पॉइंट, और S को ले लिया तीसरा पॉइंट। तो R के कोऑर्डिनेट, R के y कोऑर्डिनेट में से S का y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, R का y कोऑर्डिनेट ये रहा, इसका y कोऑर्डिनेट ये रहा, तो जीरो माइनस माइनस भी डायरेक्ट सॉल्व करके लिखा गया है। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, R का x कोऑर्डिनेट यहाँ लेंगे, ये ले लिया मैंने, और इसके y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोऑर्डिनेट घटाएंगे, यही करते थे, बोलो। तो वो घटाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा। फिर आप क्या करोगे, S का x कोऑर्डिनेट लोगे, ठीक है, और P के y कोऑर्डिनेट में से R का y कोऑर्डिनेट घटाओगे, जो घटाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। ये वैल्यूज पुट अप कर दी है डायरेक्टली। इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, बन जाएगा। इसमें से आप यू कैन सी क्या कॉमन आ रहा है बताओ। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो ए बी एलसीएम आ जाएगा, अंदर की साइड क्या एलसीएम आ जाएगा बताओ, ए बी। ठीक है, तो ए बी एलसीएम आने के बाद इधर ए लग जाएगा, इधर बी लग जाएगा, लग जाएगा। तो वो जो ए बी एलसीएम आया और इनमें से सब में से सी उसको बाहर निकाल दिया, तो फाइनली अंदर ये बन गया, चेक करो। और मॉडुलस तो था लगा हुआ एज इट इज, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS है। अब अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेसिक फॉर्मूला से निकालें, जिसमें अपन बेस ले लेंगे नीचे उसको, और उसकी लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और हाइट अपने को निकल जाएगी। तो इक्वेट करते हैं अगेन, एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS बाय बेसिक फॉर्मूला इज गिवन बाय हाफ इंटू RS इंटू PQ, जिसमें RS तो आपकी ये थी, फिगर दिखाऊं क्या, RS ये थी, और PQ आपकी ये थी। तो इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, तो इसकी लेंथ निकल सकती है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये RS की लेंथ मैंने निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला से, कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुटअप कर लेना, यही दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, और PQ तो आपको निकालनी है, तो आपका टास्क, इसको रख दिया अपन ने एज इट इज, हाफ को रख दिया अपन ने एज इट इज, कोई डाउट नहीं है। फर्दर सॉल्व किया इसको मैंने, तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आया, सी स्क्वायर को तो कॉमन ले लिया, और सी स्क्वायर कॉमन लेकर, दोनों में सी स्क्वायर था, कॉमन लेकर सी बाहर आ गया, तो C/2 बाहर आ गया। C/2 बाहर आया तो अंदर ये पार्ट बचा, इसका भी एलसीएम ले लिया मैंने, तो उसका एलसीएम ले लिया तो क्या एलसीएम आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आया, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। फिर रूट से सॉल्व किया तो स्क्वायर स्क्वायर करके ए बी बाहर आ गया, फाइनली ये आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन 2 हो गई, बोलो। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो पहले यहाँ से जो एरिया है उसको यहाँ लिख दिया, और वहां से जो ऊपर से जो एरिया आया था वो यहाँ लिख दिया, लिख दिया। कंपेयर जब मैंने किया तो हाफ से हाफ गया, C/AB से C/AB गया, तो इतना पार्ट बचा इधर और इधर। आपको PQ चाहिए था, इसको उधर जाके डिवाइड करा दूं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ निकालने का फॉर्मूला आपके सामने हाजिर है। और कुछ याद ना हो, ये फॉर्मूला इस साल नहीं अगले साल भी बड़ा इंपॉर्टेंट, और आपके टेस्ट में आप पूछ रहे थे कल परसों, यही था। क्या फॉर्मूला है, मॉड्यूलस ऑफ
ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। अब ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत सारे फॉर्मूलाज में डायरेक्ट इंप्लीमेंट होता है। अभी पिछले 3 फॉर्मूलाज में इंप्लीमेंट हुआ ही सही, cos ओमेगा sin ओमेगा और p निकालने के फॉर्मूला में। ये लो साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में भी वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नो टॉपिक इज कंप्लीट विदाउट एन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल लेना बनता है, जब तक एग्जाम्पल नहीं अप्लाई करेंगे तब तक फॉर्मूला भी याद नहीं होता, ये भी सच्चाई है। फॉर्मूला भी कब याद होता है, जब मोर एंड मोर एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। फाइन, तो एग्जाम्पल ले लूं मैं और पता लगाऊं कि कैसे हम एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की छोटी से छोटी दूरी निकालेंगे। ये फॉर्मूला है हमारे सामने। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। प्रियांशु एक इक्वेशन बताओ किसी भी लाइन की जो आपके मन में आए। 6x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। साक्षी एक पॉइंट बताओ 2D प्लेन पे लाया होने वाला। अच्छा, पॉइंट इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए लाइन पे ही लाया करे। अब आपने इसको देखो, इसको 3 कर दो, एक काम करो, नहीं तो ये इक्वेशन अभी और छोटी भी हो जाएगी। हाँ, पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो लाइन पे लाया करे, तो फिर नहीं तो जीरो दूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट और लाइन दोनों मर्ज हो रहे हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी 0 है। तो ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो इस इक्वेशन को, हमको कैसे पता चलेगा सर पॉइंट इस लाइन पे लाया कर रहा है नहीं कर रहा है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो लाइन पे लाया कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लाइन पे लाया नहीं कर रहा है। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट जो आप बताने वाले हो ऐसे मत बता देना जो इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाए, नहीं तो उसकी दूरी 0 आ जाएगी। बताओ कोई भी पॉइंट। -4, 0, 0 के अलावा बताओ, वो इजी हो जाता है, मैं डिफिकल्ट बनाना चाह रहा हूँ। मतलब वो क्या है, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाए होने वाले पॉइंट है ना। -4, 1। सो -4, 1 बस क्विकली चेक कर लो, इस लाइन पे लाए तो नहीं करेगा ना, सेटिस्फाई तो नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, ठीक है वेरी गुड। अब अपने को इसके और इसके बीच की दूरी, ये लाइन है ये पॉइंट है, इसके बीच की दूरी चाहिए, निकालें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्यू, बोलते भी उसको पी क्यू ही है। डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस को भी पी क्यू बोलते, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला में भी पी क्यू बोलते थे, इसमें भी पी क्यू बोलते हैं, जहां पे पी तो पॉइंट है, क्यू फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है लाइन पर। ओके, निकालने का फॉर्मूला देखो क्या करेंगे। शॉर्ट में बात करूं तो क्या करेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस ये चीज एज इट इज तो रहेगा ऊपर। तो 6 इंटू -4 -24, 4 इंटू 1 +4, और ये चीज एज इट इज, एज इट इज, क्योंकि उसने क्या लिखा है +c, उसने क्या लिखा है +c, तो अगर मैं इसको लिखूं तो प्लस ऑफ -3 लिखूंगा। तो वो एज इट, मतलब आप तो ऐसे याद रखो एज इट इज रखता है। अच्छा, एज इट इज रहता है, लेकिन इधर आने के बाद कल को ये उधर रखा हुआ है तो एज इट इज मत रहना, क्योंकि उधर लाओगे तो उसका साइन चेंज होगा। आरएचएस में 0 होना चाहिए, अब एलएचएस में जो दिख रहा है वो एज इट इज, समझ गए। तो बहुत सारी बातें थोड़ी सी माइंड में रखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कल को उधर रखा हुआ है उधर से एज इट इज लिख लिया, वो गलती हो जाएगी आपकी। फिर कोई बच्चे ऐसे भी कहते हैं सर क्या ही फर्क पड़ता है, मॉडुलस तो लग रहा है ना, तो मॉडुलस सोल्व होने के बाद लग रहा है, अकेले उसका थोड़ा ना लग रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, मॉडुलस तो टोटल पे लग रहा है, पहले आप सोल्व तो करो उसको। ओके, सो व्हाट आई विल डू, -3 लगा दूं मैं, लगा दूं -3, इसका सोल्व होने के बाद मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये इसकी शॉर्टेस्ट दूरी होगी। -24 -3 कितना होता है, -27, -27 में से 4 गया, -23, मॉडुलस हटाया 23, डिवाइडेड बाय 36, 36√52, जो भी आएगा उसको सोल्व कर लेना। ये इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी है, तो फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन करना आया, जो भी है एक्स वाई जेड, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आया, बताओ आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, a × x1 b × y1 c एज इट इज, एलएचएस में लाने के बाद एज इट इज मॉडुलस, और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जल्दीबाजी में बच्चे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे वो नहीं होगा, किसका स्क्वायर होगा, इसका और इसका। डन। चलें फाइनल टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वो उससे भी ज्यादा आसान, ये भी आसान ही था वैसे, वो उससे भी ज्यादा आसान है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जाना है कहीं केमिस्ट्री क्लास सर ने, वह भी छोड़िए, 5 मिनट वेट कर लेंगे। देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी बात करें तो आप मानते हो एक ही आएगी, कहीं से भी नाप लो, बोलो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दो पैरेलल लाइंस किस शक्ल की होती हैं, अगर इसको मैंने मान लिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसकी शक्ल ax प्लस by तो सेम ही रहेगा, पैरेलल लाइंस में a1/a2 प्लस b1/b2 तो सेम ही होता है, बस कांस्टेंट टर्म अलग अलग होती है। तो ये c1 है तो ये c2 हो जाएगी। पहली बात तो आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, आना चाहिए कि दो लाइंस अगर गिवन है तो क्या वो पैरेलल है या नहीं है। तो कल को अगर आपसे दो लाइंस के बीच की दूरी पूछेगा तो आपको लाइन इसी शक्ल की देगा, वही आपके कोर्स में
अगर इसके अलावा किसी और शक्ल की दे दी तो आपका आंसर हो जाएगा सर 0 लिख दो, सोल्व भी मत करो। पता है क्यों? क्योंकि अगर इस शक्ल की नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच की दूरी क्या होती है? 0। लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम 3D में चले जाएंगे। तो 3D में क्या होगा कि एक लाइन एक प्लेन पे और एक लाइन दूसरे प्लेन पे हो सकती है। अभी तो दोनों लाइन सेम प्लेन पर हैं। जब दो लाइन सेम प्लेन पर हैं तो दो ही ऑप्शन है, या तो वो पैरेलल या वो इंटरसेक्टिंग। जब लेकिन दो लाइन सेम प्लेन पर नहीं है, डिफरेंट प्लेन्स पर भी हो सकती है 3D के अंदर, स्पेस के अंदर, तब तीसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्क्यू लाइंस, जिसको अपन बोलते हैं दो अलग अलग प्लेन पे लाइंस। ठीक है। तो आज की गणित यही है हमारी कि एक ही प्लेन पे चल रहे हैं हम, 3D में है नहीं, अभी 2D में है। तो अगर दो लाइंस इस शक्ल की हैं तो इनके बीच की दूरी निकाल सकते हो, संभव है। अगर इस शक्ल की नहीं है तो इन दोनों के बीच की दूरी फिक्स है 0, क्योंकि फिर वो इंटरसेक्टिंग है। क्योंकि फिर वो क्या है? इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच की दूरी क्या होती है? 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी। अब बता दूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं एक बार। इसके कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस करो और उसका मॉडुलस करो, क्योंकि अगर डिफरेंस नेगेटिव आ जाए तो। और नीचे वही सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिक्स है तो आंसर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। समझ आया? डेरिवेशन देख लो फटाफट से, क्विकली क्विकली डिराइव करते हैं हम इसको। आइए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो अब की बार हमको दो पैरेलल लाइंस की मैंने देख पा रहे हो आप, L1 एंड L2। L1 की इक्वेशन मान ली मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, L2 की इक्वेशन मान ली मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी टू। ओके, आप इन चार कोनों को पॉइंट करो। P से परपेंडिकुलर डाला तो Q, या तो P, या ये वाला पॉइंट, या ये वाला पॉइंट, या ये चार पॉइंट देख रहे हो, इन चार पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डाल के दूरी बना सकते हो। जैसे मैंने P से डाली है, कल को आप यहाँ से भी डाल सकते हो, कल को प्रियांशु यहाँ से भी डाल सकता है, कल को साक्षी यहाँ से भी डाल सकती है। ऐसे ऐसे ऐसे, या तो इधर से इधर या इधर से इधर, ये परपेंडिकुलर दूरियां डालकर, परपेंडिकुलर फॉल करवा के आप इनकी लेंथ निकाल लो, वही इनके बीच की दूरी है। चारों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। मैंने ऑप्शन चूज किया P से Q का, मतलब 1 2 3 4 में से मैंने P वाला ऑप्शन चूज किया। अब आपको डिस्टेंस PQ निकालनी है, यस और नो? डिस्टेंस क्या निकालनी है आपको? PQ। पी के कोऑर्डिनेट्स तो अभी जैसे पिछले वाले डेरिवेशन में निकाले थे सेम वही होंगे। ये इसका एक्स इंटरसेप्ट जो कि -c1 बाय ए हो जाएगा, और वाई इंटरसेप्ट तो 0 होता ही है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता ही है इसका। तो ये पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको PQ निकालने, अब आप इसको पुराने वाले लॉजिक से निकालो। ये तो है पॉइंट, ये है लाइन। पॉइंट से लाइन की बीच की दूरी अभी भी निकालनी सीखी थी आपने। कैसे निकाली थी? ax1, कैसे निकाली थी बोलो? ax1। तो a इंटू x1 क्या होगा? ये तो ए से ए कट के क्या बचा? -c। फिर बी y1, तो b इंटू 0 खत्म, और प्लस C2 एज इट इज, मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही बताया मैंने भी अभी। अब सर आपका C2 माइनस C1 आ रहा है, लेकिन C1 माइनस C2 कब आएगा? वो तब आएगा जब आप, अभी आपने परपेंडिकुलर यहां से फॉल करवाया ना, कल को आप परपेंडिकुलर वहां से भी तो फॉल करवा सकते हो, इस पॉइंट से इधर या फिर इस पॉइंट से इधर। जब आप उधर से इधर फॉल करवाओगे तो C1 माइनस C2 आएगा। अभी आपने इधर से उधर फॉल करवाया तो क्या आया? C2 माइनस C1। देखो, जब आपने परपेंडिकुलर यहां से फॉल करवाया तो पॉइंट इस लाइन पे आ गया, इक्वेशन उस लाइन की हो गई। जब परपेंडिकुलर वहां से यहाँ पे फॉल कराओगे तो पता है क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ से यहाँ फॉल करवाया, तो अब पॉइंट इस लाइन का माना जाएगा, इसको निकाल लोगे आप एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इंटरसेप्ट से, और इक्वेशन इस लाइन की मानी जाएगी। उल्टा हो जाएगा। तो फिर जो फॉर्मूला ड्राइव होगा उसमें क्या हो जाएगा? C1 माइनस C2 होगा। कुछ भी करो, दोनों का मॉडुलस ही तो है। समझ आया? सो L1 की इक्वेशन ये, L2 की इक्वेशन ये। लाइन L1 इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस पे P पॉइंट पे, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए ये। PQ परपेंडिकुलर है लाइन L2 से, तो PQ परपेंडिकुलर दूरी से निकाल लिया मैंने, वही सेम फॉर्मूला ax1 प्लस बी वाई1 प्लस 0, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस C। तो C आ गया एज इट इज, उस लाइन की इक्वेशन का C2 है ये। समझ आया है ना? यहां से a से a कटा तो -C1 प्लस C2, वो तो 0 हो ही गया, डिवाइडेड बाई ये। अब इसका मॉडुलस हमने लगा दिया है, तो मॉडुलस लगा दिया है, दैट मीन्स ये कल को C1 माइनस C2 भी हो सकता है। C2 आपको तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस करना है, ऐसे मानो आप, चाहे से C2 माइनस C1 हो, चाहे से C1 माइनस C2 हो, नीचे वही सेम। अब एक लास्ट जाते जाते, कई बार क्या होता है आपसे दो पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस पूछ लेता है, लेकिन लाइंस आपको जनरल फॉर्म में नहीं देता, ऐसे क्वेश्चंस है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देता है। यानी कि आपको इक्वेशन अभी किस में दे रहा था? ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरा बोलो ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0, अभी इसमें दे रहा था। तो इसके हिसाब से तो फॉर्मूला ये है ना? लेकिन आपको इक्वेशन इसमें ना देके इसमें दे देगा, y इक्वल टू mx प्लस स्मॉल c1 और y इक्वल टू mx प्लस स्मॉल c2। आप मानते हो स्लोप तो बराबर होगा पैरेलल लाइन से, तो केवल ये y इंटरसेप्ट चेंज होंगे। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे?
ठीक है, तो जैसे उसमें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस करते थे, इसमें पहले तो वाई इंटरसेप्ट का डिफरेंस कर लेना। तो जो कैपिटल C2 माइनस कैपिटल C1 हो रहा था, अभी क्या हो जाएगा, स्मॉल C1 माइनस स्मॉल C2, या उल्टा भी हो सकता है, स्मॉल C2 माइनस, डिफरेंस करना है। नीचे क्या आएगा सर, तो नीचे इसकी जगह हमेशा याद रखना 1 + m² आएगा, अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है तो। आप डिराइव कर लो, m की वैल्यू डालो तो वापस ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालने के दो फॉर्मूले, एक तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इन दैट केस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। देखो उसमें भी C1 - C2 है ऊपर, इसमें भी है, बस उसमें वो C और C1 और C2 कांस्टेंट टर्म्स हैं जनरल फॉर्म से, इसमें ये y इंटरसेप्ट्स हैं। ठीक है, और उसमें नीचे लेकिन डिवाइडेड बाय A² + B² था, इसमें 1 + m² है, आप ड्राइव कर सकते हो घर पे बैठ के, m की वैल्यू पुटअप करो तो वापस वो A² + B² बन जाएगा। ठीक है, दैट इज इट, दैट इज ये आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हर तरीके से खत्म होता है। अब आप इसके क्वेश्चंस करो, बताओ फटाफट से, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जल्दी बोलो बोलो, अगर जनरल फॉर्म में गिवन है तो क्या है। जनरल फॉर्म में वो कैपिटल C1 है ना, हाँ, मॉडुलस ऑफ C1 - C2, और अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है तो अब की बार C1 C2 स्मॉल C1 C2 है, दैट मीन्स अब की बार वो y इंटरसेप्ट है, हाँ, डिवाइडेड बाय 1 + m, अब की बार नीचे स्लोप है, a और b तो कहीं है ही नहीं ना, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो c और m ही गिवन होगा, तो c ऊपर लगाओ m नीचे लगाओ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। हाँ, हम्म हम्म जिसमें ABC जनरल फॉर्म में। अच्छा, एक क्वेश्चन एक ये भी क्रिएट होता है कि सर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के आपने दो फॉर्मूले दिए, तो एक तो जनरल फॉर्म में दिया और एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों दिया, आप टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में भी दो फिर फॉर्मूला, फिर आप नॉर्मल फॉर्म में भी दो, क्योंकि इसलिए क्योंकि सारी फॉर्म्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप खुद देखोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में या मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें क्या होगा, इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन होगी और उनके बीच की दूरी पूछी है। तो या तो फिर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से जनरल फॉर्म बनाओ और फिर जनरल फॉर्म का फॉर्मूला लगाओ, इससे अच्छा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसलिए आपको सर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, और फॉर्मूला भी करीब करीब सेम बन रहा है, C1 - C2, इधर भी C1 - C2, बस मीनिंग अलग है उसका, और नीचे स्लोप है उसमें ए और बी है। ठीक है, क्या सारी बातें क्लियर है। पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो आज हमारा कवर हो गया है थर्ड एक्सरसाइज का, आप नोट डाउन करें वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से, कल तक सारे फॉर्मूला, कल मॉर्निंग में क्लास होगी, उससे पहले पहले सारे फॉर्मूला रिवाइज होने चाहिए, फिर देखो थर्ड एक्सरसाइज तो बिल्कुल सेकंड से भी आसान लगेगी। ओके, चलो कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।